नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मंदेशा। बुलेटिन का आगाज करेंगे देहरादून स्थित सिविल सर्विसेज इंस्टीट्यूट में आयोजित 2 दिवसीय चिंतन शिविर एवं डायलॉग ऑन विजन 2047 को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि विकसित भारत का संकल्प तभी पूरा होगा जब सभी राज्य समान रूप से प्रगति करेंगे। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड को अपनी भौगोलिक परिस्थितियों, संसाधनों और संभावनाओं के अनुरूप स्पष्ट और दीर्घकालिक विकास रणनीति तय करनी होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के तहत वर्ष 2047 तक भारत को आत्मनिर्भर, सशक्त और वैश्विक नेतृत्व कर्ता बनाने के ठोस और समयबद्ध योजनाओं पर कार्य किया जा रहा है। तब तक मैं भी आपके बीच में बना रहूं, आता रहूं, जाता रहूं, या अगर सशरीर न भी हूं तो किसी न किसी माध्यम से बना रहूं। क्योंकि ये जो शिविर होते हैं, ये शिविर सच में हम लोगों के लिए बहुत प्रेरणा भी देते हैं, हमारे अंदर ऊर्जा भी भरते हैं, एक विजन भी हमको देने का काम करते हैं कि आगे हमें किस दिशा में काम करना है, कैसे काम करना है, कहां पर हम खड़े हैं। जैसा अभी शत्रुघ्न सिंह साहब जितना बोल रहे थे, तो जितना उसमें से मैं समझ पाया, वैसे तो आपने बहुत बोला, अलग अलग देशों का अलग अलग, किसी का 40 से 20 हो गया, किसी का 20 से 40 हो गया, आगे पहुंच गए। उसमें से जो मेरी समझ में आया, चूंकि मैं हेड टेल और बिन टेल तो कई बार जब हम काम करेंगे तो टेल बिंड पर भी होगी और मतलब कभी वो टेल पर भी होगी और कभी हेड पर भी होगी। तो नाविक तो वही है, कहते हैं वो पथ क्या, उस पथ की पथिक परीक्षा क्या, जिसके पथ में बिखरे सूल न हो। और उत्तराखंड के पर्वतीय इलाकों में लंबे इंतजार के बाद आखिरकार बर्फबारी शुरू हो गई है, जिससे पर्यटकों और होटल व्यवसायियों के चेहरे खिल उठे हैं। चक्राता के साथ गढ़वाल मंडल के मसूरी, धनोल्टी, बद्रीनाथ, केदारनाथ, तुंगनाथ, चोपता, हर्षिल, गंगोत्री और यमुनोत्री समेत ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जमकर बर्फबारी हुई। बर्फ की सफेद चादर से पहाड़ों की खूबसूरती बढ़ गई है। बर्फबारी से स्थानीय काश्तकारों में भी खुशी देखी जा रही है। लोक निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता राजेश शर्मा ने बताया कि मौसम विभाग के अलर्ट को देखते हुए जेसीबी मशीनों और मैन पावर की तैनाती की गई है, ताकि मार्ग बाधित होने पर तुरंत खोला जा सके। इसमें हमने अपने फील्ड में सभी को इंस्ट्रक्शन दे दिए हैं कि जितने भी हमारे स्नो बाउंड एरियाज हैं उसमें यातायात को त्वरित गति से खोलने के लिए वहां पर हम अपने जेसीबीज इत्यादि डोजर जो हमारे एक्सकेवेटर हैं वो सब रखें। इसके अलावा जो हाई एल्टीट्यूड पे, जैसे हम अगर NH 107A की बात करें, जो हमारा इधर चमोली से कुंड का रोड है, उसमें इधर सब जगह हमने स्नो ब्लोअर रखने के लिए भी आदेश दिए हैं, ताकि किसी भी अगर ऐसे जो बर्फबारी होने की संभावना है तो वहां पर हम तत्काल अपनी सड़कों को खोल के यातायात को व्यवस्थित करें। फाइनली 2026 की सीजन की पहली बर्फबारी लोखंडी चक्राता में शुरू हो गई है, जिसका बेसब्री से सभी होटल वासियों और पर्यटकों को इंतजार था। और इस बर्फबारी की काफ़ी ज़रूरत थी इन टर्म्स ऑफ आपका होटल व्यवसाय के लिए भी और खेती बाड़ी के लिए भी, सेब की जो लोग खेती बाड़ी करते हैं। और आज उम्मीद है कि पूरा फोरकास्ट दिया हुआ है स्नोफॉल का, उम्मीद है काफ़ी अच्छी खासी स्नो पड़ जाएगी, जो कि खेतों के लिए और पर्यटन के हिसाब से हम सभी क्षेत्रवासियों के लिए बहुत ही लाभदायक रहेगा। और जो लोग टूरिस्ट आ रखे थे उनका आना भी सक्सेसफुल हो गया, जिन्होंने एक हफ्ते पहले से लोखंडी में अपनी बुकिंग्स करवा रखी थी। उत्तराखंड के कृषि मंत्री गणेश जोशी ने देहरादून में कृषि एवं उद्यान विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर प्रदेश में बारिश न होने से फसलों को हो रहे नुकसान की समीक्षा की। बैठक के दौरान मंत्री ने फसल नुकसान के सही और स्पष्ट आंकड़े न मिलने पर कड़ी नाराजगी जताई। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिलेवार सर्वे कर बारिश की कमी से हुए नुकसान का त्वरित और वास्तविक आकलन कर रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। कृषि मंत्री ने स्पष्ट किया है कि किसानों से जुड़े मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। देखिए, हम स्थिति का लगातार आकलन कर रहे हैं। हमारे अधिकारी लगातार उनके संपर्क में हैं। अभी तक 18% क्षति का आकलन मिला है।
और 33% तक का मुआवजा भारत सरकार देती है। उसके बाद भी कहीं दिक्कत होगी तो सरकार किसानों के साथ में खड़ी है। और जैसा कि मौसम विभाग का अनुमान है 23 तारीख से बारिश होने की संभावना है, तो हमारे ऊपर प्रभु से प्रार्थना है कि 23 तारीख को अगर बारिश होगी तो उसके बाद अधिकारियों ने बताया कि हम उसको रिकवर कर सकते हैं। हमारी बाबा बद्री केदार से प्रभु से ये प्रार्थना है कि ये बारिश हो। उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने देहरादून में प्रेस वार्ता कर प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि अंकिता भंडारी मामले में सरकार जांच को भटकाने का काम कर रही है। गोदियाल ने सवाल उठाया है कि सीबीआई जांच को लेकर केंद्र सरकार को कोई प्रतिवेदन भेजा गया है या नहीं, इसकी जानकारी सार्वजनिक नहीं की जा रही। उन्होंने मांग की है कि सरकार उस प्रतिवेदन को सार्वजनिक करे, अन्यथा कांग्रेस आंदोलन करेगी। तो देहरादून से तस्वीरें दिखा रहे जहां अंकिता मामले में गणेश गोदियाल का बयान सामने आया है। सीबीआई प्रतिवेदन सार्वजनिक करने की मांग की है। जमीन कब्जा किसान आत्महत्या पर भी एक बार फिर से सरकार को घेरते हुए नजर आए। तो यहां पर देखिए कांग्रेस ने साफ साफ किया है कि अगर अंकिता मामले में जो है पूरी तरह से निष्पक्षता के साथ कार्रवाई नहीं हुई तो कांग्रेस आगे एक्शन लेगी। फिलहाल ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर गणेश गोदियाल ने अंकिता भंडारी मामले पर अपनी बातों को रखा और इसके साथ ही साथ अंकिता मामले पर सरकार को घेरते हुए नजर आए। तो कांग्रेस लगातार हमलावर है और अंकिता को न्याय दिलाने के लिए इस वक्त लगातार कांग्रेस की तरफ से कोशिश जारी है। आज की प्रेस वार्ता 3 बिंदुओं पर थी। नंबर 1 बिंदु, अंकिता भंडारी हत्याकांड में लगातार प्रदेश की सरकार और मुख्यमंत्री जी जांच को भटकाने का काम कर रहे हैं। हमारा आरोप आज भी यथावत स्टैंड करता है। नंबर 2, जो सुखवंत सिंह आत्महत्या प्रकरण है, उस आत्महत्या प्रकरण में पुलिस के महानिदेशक महोदय से जब कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल मिला था तो उसमें हमने ये बात कही थी कि आप एक अपराध के लिए छोटे अधिकारियों को और कार्मिकों को दोषी मानकर उनको हटा रहे हैं, लाइन हाजिर कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं, तो बड़े अधिकारियों को क्यों बचा रहे हैं। उस पर उनका यह आश्वासन था कि हम 1 हफ्ते में प्राइमरी जांच पूरी करने के बाद बड़े अधिकारी पर भी एक्शन लेंगे। हम उनसे जानना चाहते हैं कि उस पर क्या निर्णय हुआ। नंबर 3 बात कि भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक को सरकार ने जमीन पर कब्जा करने के एवज में नोटिस किया है और अगर नहीं गए तो उसके पीछे आपके अंदर की खिचड़ियां क्या क्या पक रही हैं, प्रदेश की जनता ये भी जानना चाहती है। उसके बाद जब ये मामला दोबारा उनके पार्टी के नेताओं के आपसे नहीं आया, हम चाहते डिजिटल युग में उत्तराखंड का स्वास्थ्य विभाग भी तेजी से डिजिटल होने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। देहरादून जनपद के सरकारी अस्पतालों में डिजिटल पर्चा प्रणाली को बढ़ावा दिया जा रहा है इस बीच ताकि मरीजों को बेहतर और पारदर्शी सेवाएं मिल सके। हालांकि नेटवर्क की समस्या और लोगों की कम दिलचस्पी इस व्यवस्था में बड़ी चुनौती बनी हुई है, जिसको लेकर विभाग को लगातार शिकायतें मिल रही हैं। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी देहरादून डॉक्टर मनोज कुमार शर्मा ने कहा कि किसी भी नई व्यवस्था को अपनाने में शुरुआती दिक्कतें आती हैं। देखिए, कोई भी नई चीज आती है तो समय लगता है उसको करने में। अभी लोगों में अवेयरनेस नहीं है उस तरह की और थोड़ा सा केवल इंटरनेट लोग यूज नहीं करना जानते हैं, तो ये इंडिविजुअल लेवल पर बनाने में उनको समस्या आ रही है। कई बार जिससे अगर आईडी बनाई भी जाती है और अस्पताल में बनाई जाती है तो उनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट ही नहीं होते या कई लोग शेयर नहीं करना चाहते। तो ये समस्या तो है, लेकिन आप देखते हैं धीरे धीरे जैसे डिजिटल जब आया था, समय मनी ट्रांसफर की बात आई थी, सब चीज आई थी, तो लोगों में काफी इस बात को लेकर के इनर्शिया था, लोगों ने विरोध भी करते थे। तो हर चीज नई चीज का थोड़ा सा जिसमें लोगों को थोड़ा परेशानी होती है स्टार्टिंग में, उसका लगता है लोगों को क्यों किया जाए, लेकिन आप देखेंगे धीरे धीरे लोग इसको कर रहे हैं और आने वाले समय में मैं कहता हूँ कि आभा आईडी के माध्यम से सब लोगों का जो उपचार भी प्रदान किया जाएगा, डॉक्यूमेंटेशन भी उसके माध्यम से होगा, ऐसा प्रयास किया जाए। और दून के जिला अस्पताल कोरोनेशन में ब्लड बैंक का निर्माण शुरू हो गया है, जहां जिलाधिकारी समीन बंसल की पहल पर ब्लड बैंक के निर्माण को 142.91 लाख रुपए का बजट स्वीकृत किया गया है। आपको बता दें कि जिला अस्पताल में अभी तक ब्लड बैंक नहीं था, जिससे मरीजों के साथ ईमानदारों को भी परेशानी उठानी पड़ती थी। तो वहीं जिलाधिकारी समीन बंसल ने दून जिले का कार्यभार संभालने के बाद कोरोनेशन अस्पताल का निरीक्षण किया था। तब उन्होंने ब्लड बैंक की कमी को महसूस किया, जिसके बाद ब्लड बैंक की स्वीकृति दिलाने के साथ ही बजट भी मंजूर किया गया।
देखिए उसमें 3 चरण थे। पहला कंस्ट्रक्शन फेज, सेकंड हमारा इक्विपमेंट्स की आपूर्ति और थर्ड हमारी मैन पावर की भर्ती। तो जो कंस्ट्रक्शन फेज है वो हमारा बाय मिड फेब कंप्लीट हो जाएगा और जो बजट है उसके लिए कई माह पूर्व डीजी ऑफिस और शासन को अवगत कराया जा चुका है कि लगभग 1 करोड़ का बजट इक्विपमेंट्स के लिए चाहिए। और हमने डीजी को, सीएमओ को ये भी अवगत कराया है कि यदि कहीं से कोई कंस्ट्रेंट्स हैं बजट के तो यहाँ जिला स्तर से भी उनको बजट की आपूर्ति तो कर दी जाएगी। पर जो मैन पावर है, अभी जो हमारी उपलब्ध मैन पावर है, कोऑर्डिनेशन में पैथोलॉजिस्ट हैं, कुछ हमारे टेक्नीशियंस हैं, वो कुछ सरप्लस में भी हैं, तो उनसे ये ब्लड बैंक का हमारा संचालन करवाया जाएगा जब तक कि हमारी एनएचएम में जो सप्लीमेंट्री प्लान है या हमारी जो रेगुलर पद हैं वो स्वीकृत नहीं हो जाते। उत्तराखंड विधानसभा के अध्यक्ष और कोटद्वार विधायक रितु खंडूरी भूषण ने बसंत पंचमी के पावन अवसर पर कोटद्वार स्थित ऐतिहासिक और पौराणिक स्थल कण्वाश्रम में चक्रवर्ती सम्राट महाराज भरत की भव्य मूर्ति का विधिवत उद्घाटन कर इसे जन समर्पित किया। तो वही इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी भूषण ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की घोषणा के अंतर्गत कण्वाश्रम में महाराज भरत की मूर्ति स्थापना और मंच निर्माण कार्य का लोकार्पण किया गया है। सब जानते हैं कि कोटद्वार में कर्ण आश्रम जो है वो हमें केवल राष्ट्र में नहीं विश्व में हमारी पहचान बनाता है। उस पहचान को और कैसे पुख्ता की जाए, उसको और कैसे सुदृढ़ की जाए, उसका एक छोटा सा प्रयास मेरे द्वारा किया गया है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने इस मूर्ति को बनाने में बहुत बड़ा सहयोग अपना दिया है, उनका मैं आभार व्यक्त करती हूँ। आप सब जानते हैं कि राजा भरत के नाम पे पूरा देश हमारा भारत जाना जाता है और मुझे आज अत्यंत प्रशंसा खुश हूँ मैं मन से, क्योंकि आज हमने अपना बाल काल के जो हमारे राजा भरत हैं उनकी मूर्ति को, उनका शौर्य दिखाने का हम सबको मौका मिला है। और आगे बढ़ेंगे। जिलाधिकारी अंशु सिंह ने नगर में पार्किंग व्यवस्था और कूड़ेदानों की स्थिति का निरीक्षण किया, जहां इस मौके पर जिलाधिकारी अंशु सिंह ने पार्किंग स्थलों में अग्नि सुरक्षा उपायों की व्यवस्था, साफ सफाई करने और व्यवस्थाओं को सुधारने के निर्देश दिए हैं। तो वहीं साथ ही इस दौरान जिलाधिकारी ने नगर क्षेत्र का स्थलीय भ्रमण कर विभिन्न व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। देखिए, कूड़ेदान का तो निरीक्षण जो करा गया तो उसमें म्युनिसिपल कमिश्नर साहब से बात हुई और हमारे मेयर साहब भी साथी में थे, उन्होंने भी निरीक्षण करा। तो हम तीनों का ये मंतव्य है कि कूड़ादान लगा दिया गया है तो लोगों की भी जिम्मेदारी है कि कूड़ेदान में ही कूड़ा फेंके। तो सब कूड़ेदानों के आसपास हम फेज मैनर में सीसीटीवी कैमरा लगाया जाएगा, एक कंट्रोल रूम सेटअप किया जाएगा और जो कूड़ा बाहर फेंकेंगे उन पर चलान किया जाएगा। इसके अलावा जैसे जानवर उधर आ जाते हैं और कूड़े दान से मतलब कूड़ा निकाल लेते हैं, उसके लिए केस टाइप सा बनाया जाएगा जिसमें लॉक सिस्टम सा रहेगा। तो जब हमें कूड़ा निकालना होगा तो लॉक खोल देंगे, अदरवाइज वो बंद रहेगा। इतना स्पेस रखेंगे कि आप कूड़ा फेंक सको और जानवर अंदर ना जा पाए। तीसरा, हमने पार्किंग का जो सर्वे करा है, पार्किंग देखा गया 2 पार्किंग ऑलमोस्ट हमारी कंप्लीट हो गई है। तो सीएनडीए से बात कर ली है हम लोगों ने एंड इसको हम जल्दी से चालू करने की कोशिश करेंगे। होपफुली बाय एंड ऑफ फेब ये पार्किंग हमारी सारी स्टार्ट हो जाएगी। तो मैं आशा करता हूँ ये पार्किंग स्टार्ट होने से जो हमारा ट्रैफिक का इशू है वो भी हम सॉल्व करें। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द लौटते हैं। देवभूमि उत्तराखंड। आज यही देवभूमि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व में ऊर्जा भूमि बनने की ओर तेजी से अग्रसर है। उत्तराखंड की जल विद्युत परियोजनाएं राज्य को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प पूरा करने में निरंतर योगदान दे रही हैं। राज्य में जल विद्युत परियोजनाओं के द्वारा 2000 मेगावाट से अधिक बिजली का उत्पादन हो रहा है, जबकि 8000 मेगावाट क्षमता वाली परियोजनाओं पर तेजी से कार्य जारी है। लघु जल विद्युत परियोजनाओं ने भी ऊर्जा उत्पादन में उल्लेखनीय इजाफा किया है।
उत्तराखंड हरित ऊर्जा के क्षेत्र में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। 13 मार्च 2023 को लागू उत्तराखंड सौर ऊर्जा नीति का उद्देश्य 2027 तक उत्तराखंड में 2500 मेगावाट सौर उत्पादन का है। राज्य में सौर ऊर्जा उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार ने सिंगल विंडो प्रणाली के साथ ही लैंड यूज बदलाव के शुल्क में छूट की भी घोषणा की है। मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना के माध्यम से 20 से 200 किलोवाट तक के सोलर प्लांट लगाने के लिए प्रोत्साहन दिया जा रहा है। सौर ऊर्जा के बेहतर उपयोग के लिए बैटरी स्टोरेज परियोजना की पहल भी की गई है। इस साल की शुरुआत में मैंने ये प्लांट लगवाया। इस प्लांट की लगने के बाद मैं देख रहा हूँ कि हमारा जो बिजली का बिल है वो आ ही नहीं रहा है। इस ग्लोबल वार्मिंग के दौर में जहाँ लोग बिजली की इतनी खपत हो रही है, इस योजना का लाभ लें। जब हमारा बिल, मेरा बिल जो खुद देखता था मैं कि 1500, 1700, 1800 तक बिल आ जाता था, तो आज आप देखिएगा अभी तक मैंने 1 रुपये भी पेमेंट नहीं किया है। तो निश्चित ही है कि ये बहुत अच्छा स्कीम है। अब उत्तराखंड में भूतापीय ऊर्जा नीति को भी मंजूरी मिल चुकी है। इस नीति के अंतर्गत उत्तराखंड के जियो थर्मल स्प्रिंग्स के जरिए ऊर्जा उत्पादन की राह प्रशस्त होगी। उत्तराखंड सरकार का लक्ष्य है उत्तराखंड को देश के ऊर्जा मानचित्र पर अग्रणी राज्य के रूप में स्थापित करना। जनता पार्टी के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय श्री पंकज चौधरी जी, हमारे राज्य के लोकप्रिय उप मुख्यमंत्रीगण आदरणीय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी एवं श्री ब्रजेश पाठक जी, माननीय मंत्री श्री राकेश सचान जी, महापौर जी, उपस्थित माननीय सांसद जी और अन्य सभी उपस्थित लखनऊ के बहुत बहुत सम्मानित सदस्य विधान परिषद और सदस्य विधानसभागण, राष्ट्र नायकों श्रद्धेय स्वर्गीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, स्वर्गीय श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब, आदरणीय भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जीवन मूल्यों के आदर्शों से परिचय को समर्पित राष्ट्र प्रेरणा स्थल पर आज उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस के पावन अवसर पर प्रदेश के जन जन की ओर से आदरणीय मुख्य अतिथि का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जन जन की ओर से उनको हृदय से अभिनंदन, वंदन और स्वागत करता हूं। आज का यह पावन अवसर केवल उत्तर प्रदेश के स्थापना दिवस का ही नहीं, बल्कि उस संकल्प का उत्सव है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों पे आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीएम हेल्पलाइन नंबर पर आने वाली शिकायतों के निस्तारण के लिए अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि सभी शिकायतों का निस्तारण एक निश्चित समय के तहत किया जाए। साथ ही देहरादून के जिलाधिकारी समीन बंसल ने भी अपने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे सभी विभागों में आने वाली शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए उनका त्वरित निस्तारण करें। हेल्पलाइन माननीय मुख्यमंत्री द्वारा एक ऐसा फोरम प्रदान किया गया है कि माननीय मुख्यमंत्री जी तक, हमारे उच्च अधिकारियों तक एक आम जन का पीड़ित व्यक्ति, बुजुर्ग, महिला अपनी बात रख सकते हैं। तो उसको विद इन टाइमलाइन निस्तारित करना हम सभी विभागीय अधिकारियों का दायित्व है और इसी की मॉनिटरिंग के लिए समय समय पर सीएम साहब द्वारा डीएम्स को निर्देशित किया जाता है और जो डिपार्टमेंट्स लैक्स हैं, इनसेंसिटिव हैं, उन पर न सिर्फ डिनाउंसमेंट बल्कि आगे अनुशासनात्मक कार्रवाई फॉर्मली अमल में लाई जाएगी। बद्रीनाथ धाम के कपाट इस साल 23 अप्रैल को सुबह 6:15 पर खोले जाएंगे। परंपरा के अनुसार वसंत पंचमी के दिन नरेंद्र नगर स्थित टोहरी राज दरबार में राजपुरोहित ने पंचांग गणना के आधार पर कपाट खोलने की तिथि और मुहूर्त की घोषणा की। तो वहीं दूसरी ओर चमोली स्थित रुद्रनाथ के कपाट 18 मई को श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे, जिसकी तिथि गोपेश्वर के गोपीनाथ मंदिर में पंचांग गणना के बाद तय की गई। को मैं इस साल के बद्रीनाथ के कपाट के खुलने की तारीख बता रहा हूँ। इस साल
23 तारीख अप्रैल 6:15 बजे सुबह या प्रातः आपको कपाट खोलेंगे और उसी महीने के 7 तारीख अप्रैल को गाड़ू तेल का कार्यक्रम भी यहाँ होगा। धन्यवाद। क्या संदेश देना चाहेंगे आप जनता को? ये सब सुरक्षित आए, सुखद आए और आपकी यात्रा सफल हो। इस साल आत्मनिर्भर उत्तराखंड थीम के तहत भारत पर्व में उत्तराखंड की झांकी प्रदर्शित की जाएगी, जहां आगामी 26 से 31 जनवरी तक दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले में भारत पर्व के दौरान उत्तराखंड की सेक्शन में पारंपरिक वाद्य यंत्र, ढोल और रण सिंघा की आकर्षक तांबे की प्रकृतियां हैं और ऐसे में जो उत्तराखंड की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के साथ शिल्पी कारीगरों के कलात्मक महारत का प्रतीक है। इस वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले पर आयोजित भारत पर्व में उत्तराखंड की झांकी आत्मनिर्भर उत्तराखंड की थीम पर बनाई गई है, जो आत्मनिर्भर भारत के राष्ट्रीय विजन के अनुरूप राज्य की सांस्कृतिक, आर्थिक एवं पारंपरिक आत्मनिर्भरता को दर्शाती है। इस झांकी को आम जनमानस के लिए 26 जनवरी से 31 जनवरी तक दिल्ली के लाल किले में देखा जा सकता है। उत्तराखंड की झांकी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को उसकी प्राचीन शिल्पकला के माध्यम से प्रभावी रूप से प्रस्तुत करती है, जो आज भी जीवंत रूप से समाज का हिस्सा बनी हुई है। स्थानीय कारीगरों द्वारा पारंपरिक तकनीकों से निर्मित तांबे के बर्तन एवं उपकरण न केवल उत्कृष्ट शिल्प कौशल का उदाहरण है। हरिद्वार कुंभ क्षेत्र में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक के फैसले का बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चे ने स्वागत किया है, तो वही जिला महामंत्री ताजुद्दीन इद्रिसी ने कहा है कि यह निर्णय कुंभ क्षेत्र की पवित्रता और धार्मिक आस्था की रक्षा के लिए लिया गया है। उन्होंने इसे म्युनिसिपल बायलॉज के अनुरूप बताया। मैं तो सरकार के निर्णय को बहुत अच्छा देखता हूं, अच्छा निर्णय है और इसमें जो है हमारे हिंदू भाइयों की आस्था का सवाल है और इसके लिए लेकर के हमें खुद भी ये सोचना चाहिए, ये अपने अपने धर्म की आस्था है, हमारे लोगों को वहाँ नहीं जाना चाहिए। सरकार का बहुत अच्छा निर्णय है, इसमें जो है रोक लगेगी, जो गैर हिंदू लोग हैं वो वहाँ नहीं जाएंगे। ये बहुत अच्छी पहल है सरकार की। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।